नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कल रिजल्ट आया था Q2 2021 का। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक उनका जो सेगमेंट है, जैसे कि उनका कासा कितना इंप्रूव हुआ है, रिटेल की लोन बुक जो है वो कितनी इंप्रूव हुई है, होलसेल की जो लोन बुक है उसमें क्या चेंजेस हुआ है, इसके अलावा उनके जो टोटल एनपीएस है वो कितने हैं, प्रोविजंस कितने हैं, ये सब के बारे में ये वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यही चैनल पे काफ़ी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस और जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होते हैं ये सब के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट आए हैं इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो पहले हम उनके टोटल लोन बुक से शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टोटल लोन बुक है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज या ईयर ऑन ईयर वाइज यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पर जो लोन बुक का मिक्स है यानी टोटल होलसेल फंडेड कितने लोन्स है और रिटेल फंडेड कितने लोन्स है वो आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक साल पहले यानी सितंबर 2019 में जो टोटल रिटेल के लोन्स थे वो लगभग 45% के थे, जो एग्जैक्टली अभी आप देखोगे तो वो इम्प्रूव होके लगभग 56% हो गए हैं। और वही समय में जो होलसेल लोन्स थे 55% के सितंबर 2019 में, जो फिलहाल में आप देखो तो 44% के हो गए, यानी एग्जैक्टली वो फ्लिप हो गया है। यानी होलसेल के जो लोन्स थे उसका जो परसेंटेज है वो फिलहाल में रिटेल के लोन्स हो गए हैं और रिटेल के जो लोन्स पहले थे वो आप देखो तो चेंज होके होलसेल के लोन्स हो गए, यानी होलसेल के लोन्स कम हो गए हैं और उसके सेम प्रपोर्शन में जो रिटेल के लोन्स है वो बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर तो आपको 56% के दिखाई देंगे, पर एक्चुअल में जो रिटेल के लोन्स है वो 63% के हैं। पीएसएल में बाकी लोन्स है, पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो इसमें भी उन्होंने जो पोर्टफोलियो एक्वायर किया था रिसेंटली वो भी मोस्टली रिटेल के जो लोन्स है उसका ही है। तो एक्चुअल में जो रिटेल के लोन्स है टोटल कंपेयर टू कंप्लीट लोन बुक वो 63% का है। तो ये जो वैद्यनाथन जी ने कहा था कि उनको मैक्सिमम ये जो बैंक है वो रिटेल फोकस बैंक बनाना है, पहले उनको 70% का करना है और बाद में उनका जो टारगेट है वो कंप्लीट लोन बुक का 80% जो लोन्स होगा वो आप देखो तो रिटेल फंडेड लोन्स होगा। तो आपको ये इजी लैंग्वेज में समझना है तो वैद्यनाथन जी को बजाज फाइनेंस जैसा जो एनबीएफसी वो क्रिएट करना है, यानी कंप्लीट जो बैंक बनेगा 5 to 10 ईयर्स के बाद, उसमें आप देखो तो जो वो लेंड करेंगे यानी जो लोन्स देंगे वो रिटेल के लोन्स देंगे, छोटे छोटे लोन्स देंगे, यानी आप देखोगे तो 1 लाख 2 लाख अप टू 1-2 करोड़ ऐसे जो लोन्स होंगे वो देंगे। होलसेल में वो ज्यादा लोन्स नहीं देंगे और उनका जो बैकबोन होगा वो बैंक का होगा। इसका मतलब वो डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। एनबीएफसी में आप देखोगे जैसे कि बजाज फाइनेंस में तो वो डायरेक्टली जो डिपॉजिट्स है वो कस्टमर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसीलिए आप उनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखोगे तो वो बहुत ज्यादा होती है, लगभग 8 to 10% की होती है एनबीएफसी के केस में, और वही आप बैंक के केस में देखोगे तो वो 4 to 5% की होती है, डिपेंड ऑन कितना बड़ा बैंक है। तो जितना बैंक बड़ा बन जाता है, जितना कासा का जो रेशो है वो इंप्रूव होता है, वैसे ही उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो उतनी कम होती जाती है। और इसीलिए जो एनआईएम होता है यानी नीम जो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो उतने एक्सपांड होने लगते हैं। और कभी भी इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आता है या जो डिग्रोथ होती है जीडीपी में, तभी एनबीएफसी को ज्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू कोई भी एक बैंक। तो आगे जाके जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो थोड़ा थोड़ा करके स्टेबल होने लगेगा, रिटेल की जो लोन बुक है वो बढ़ने लगेगी, कासा भी और बढ़ेगा, तो ये जो बैंक है वो काफी आप देखोगे तो एक स्टेबल बैंक बन जाएगा। और ये बैंक को बाद में आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो वो भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। करंटली जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 1 टाइम्स प्रोवाइड कर रहा है मार्केट, बुक वैल्यू लगभग 30 रुपीज का है और फिलहाल में जो स्टॉक प्राइस है वो 30 to 31 के रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो आप बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो वो लगभग 4 to 5 टाइम्स है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में जब भी उनका जो लोन बुक है वो बढ़ाएगा, इसके अलावा उनका कासा इंप्रूवमेंट करेगा, तो इसके बाद में इसको भी जो बुक वैल्यू है मुझे लगता है कि 3 to 4 टाइम्स मिनिमम मिलना चाहिए एक नेक्स्ट 3 या 4 साल के बाद। तो देखते हैं कि जो बैंक है वो कैसे डेवलप होता है। तो इसके लिए जो करंट रिजल्ट्स है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उनके जो बाकी क्या डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किए हैं। रिटेल फंडेड असेट्स आप देखोगे यानी रिटेल के उन्होंने जो लोन्स दिए हैं मार्केट में, जो जून 2020 में आप देखोगे तो लगभग 56,000 करोड़ के थे। उसके कंपैरिजन में आप मार्च में देखोगे तो डिक्लाइन आया था थोड़ा, लगभग 1,300 करोड़ का यहाँ पर डिक्लाइन आया है। और ये जो डिक्लाइन था वो बेसिकली कोविड के वजह से था। कोविड में आप देखोगे तो कोई भी नए जो डिसबर्समेंट है वो नए डिसबर्समेंट नहीं हुए थे, पर रिसेंटली जैसे ही लॉकडाउन खुल गया उसके बाद में आप देखोगे तो रिटेल के जो लोन्स है वो इंक्रीज हो गए हैं, लगभग 3,817 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। और फिलहाल में जो रिटेल के टोटल लोन्स उन्होंने दिए हैं वो 59,860 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर जो
प्री कोविड के उनका जो डिसबर्समेंट है वो आप देखो तो फिलहाल में बैंक ने रिज्यूम किया है और नया जो लोन से रिटेल के वो उन्होंने बांटना शुरू कर दिया है। एट द सेम टाइम उनका जो पहले का स्ट्रेटेजी था, जो होलसेल के उनके जो लोन है वो उनको कम करने हैं, तो आप लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये क्वार्टर में देखोगे तो उन्होंने लगभग 941 करोड़ के जो होलसेल के लोन है वो यहाँ पर बेसिकली कम कर दिए हैं। करंटली जो टोटल होलसेल के लोन है वो 36,987 करोड़ के है। और इसके बाद में आप इंफ्रास्ट्रक्चर की लोन बुक देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक पार्ट है उनके जो होलसेल के लोन बुक से, तो इसमें भी लगभग उतना ही कमी आई है। लगभग 914 करोड़ के जो लोन है उसमें आप देखो तो कम हुआ है। करंटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लोन बुक है वो लगभग 12,502 करोड़ की है। अभी हम टोटल लोन बुक का जो ब्रेकअप है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो रिटेल के असेट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर में 48,000 करोड़, बाद में 53,000 करोड़, 57, और ये जो क्वार्टर था वो कोविड का क्वार्टर था। और उसके बाद में रिसेंट क्वार्टर में टोटल जो उन्होंने रिटेल के लोन्स दिए हैं वो 59,860 करोड़ के दिए हैं। तो टोटल ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आप ग्रोथ देखोगे उनके रिटेल के लोन बुक के ग्रोथ में, तो 25% से बैंक जो है वो ग्रो कर रहा है। और ये जो 25% का ग्रोथ हुआ है उसमें आप देखोगे तो कोविड का भी क्वार्टर है जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन था। ये जो क्वार्टर है उसमें कोई भी लोन बुक का ग्रोथ नहीं हुआ है, फिर भी ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो 25% का जो ग्रोथ है वो बैंक ने किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो यहाँ पर 7% का ग्रोथ है। और बाकी डिटेल्स आप उनके जो होलसेल फंडेड जो असेट्स है उसके डिटेल्स देख सकते हो। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो होलसेल फंडेड असेट्स है वो 20% से डिक्लाइन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% है। और सिमिलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 27% ईयर ऑन ईयर और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि टोटल उनका एक्सपोजर टू टॉप 10 बोरोवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फंडेड असेट्स, तो वो 7% हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले वो 12.8% था दिसंबर 2018 में। तो ज़्यादा जो एक्सपोजर है बोरोवर्स का वो सिंगल बोरोवर पे अभी फिलहाल में बैंक जो है वो डिपेंड नहीं है, तो ये भी बैंक के लिए अच्छा है। इसके बाद में आप नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए फिलहाल में देखोगे तो आपको कम नजर आएगी। पर आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो एनपीएस है फिलहाल के वो अंडर मॉरिटोरियम है, यानी एनपीएस में एक्चुअल में ज़्यादा जो चेंजेस है वो आए नहीं है। एग्जैक्ट जो क्लियरिटी हमें मिलेगा वो दिसंबर और मार्च क्वार्टर के बाद में मिलेगा, मार्च यानी नेक्स्ट 2021 का मार्च। इसीलिए आपको ये जो एनपीएस है वो फिलहाल में कम नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में ये जो एनपीएस है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि उनके जो बाकी रिटेल के एनपीएस है वो कितने हैं। तो लास्ट क्वार्टर में रिटेल के जो एनपीएस है वो 0.87% के थे, ग्रॉस लेवल के जो फिलहाल में 0.41% के हैं। और सिमिलरली जो नेट एनपीए है 0.24% से 0.17% हुए हैं। और इसका भी जो रीजन है वो आप देखोगे तो सेम रीजन है, क्योंकि ये अंडर मॉरिटोरियम है। विदाउट आप देखोगे तो विदाउट दिस इम्पैक्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था मॉरिटोरियम का, तो विदाउट दिस इम्पैक्ट एक्चुअल में जो एनपीएस हो गए वो 0.79 ग्रॉस लेवल के और 0.41 नेट लेवल के हो सकते थे। तो ये भी काफ़ी कम है। इसके बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो स्लाइड है जिसमें कंप्लीट जो अंडर स्ट्रेस असेट्स है उसके सारे डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। पर यहाँ पर मैंने चेक किया तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं बैंक ने। लगभग उन्होंने 924 करोड़ के जो लोन्स है वो महाराष्ट्र का एक टोल ऑपरेटर है उनको उन्होंने दिए थे। पर यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं प्रोविजन में। लास्ट क्वार्टर का और फिलहाल का जो प्रोविजन है वो सेम ही है। तो ये हमें दिसंबर के बाद में देखना होगा कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं नहीं। जब भी मॉरिटोरियम के जो इफेक्ट्स है वो दिखने लगेंगे तभी यहाँ पर एक्चुअल में हमें डिटेल जो है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दो जो है वो एक्स्ट्रा एडिशन हुए हैं उनके टोटल यहाँ पर जो अंडर स्ट्रेस असेट्स है। एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन ओडिशा जो 19 करोड़ का है एक्सपोजर, उसमें 100% का उन्होंने प्रोविजन लिया है। और जो दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र 92 करोड़ का एक्सपोजर है, उसमें से 40% का लगभग उन्होंने प्रोविजन लिया है। तो ये जो है वो रिसेंटली आप पेपर में पढ़ सकते हो इसके बारे में। आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने उन्होंने आप देखो तो यहाँ पर लोन दिया था और बाद में ये जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ इश्यूज हुआ है और इसके बाद में जो वैद्यनाथन जी है उन्होंने ये प्रोविजन लिया है। इसके अलावा और एक यहाँ पर अकाउंट है जो आप पहले देखोगे लास्ट क्वार्टर के इसमें, तो डीएचएफएल का जो अकाउंट था जिसमें उन्होंने मैक्सिमम जो प्रोविजन लिया था लगभग 79% का उन्होंने प्रोविजन लिया था। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसके जो डिटेल्स है हम आगे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोविजन कवरेज रेशो है फिलहाल में जो 48% का है और टोटल जो एक्सपोजर है वो आप देखोगे तो रिड्यूस होकर 2717 हुआ है और जो प्रोविजन कवरेज है वो 1303 करोड़ का है। इसके बाद में अभी हम जो लायबिलिटी साइड की जो डिटेल्स है वो देखते हैं। तो लायबिलिटी साइड इसका मतलब बैंक को ऐसे कौन से जो फंड्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, जैसे कि कासा हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कोर जो डिपॉजिट्स है यानी रिटेल कासा प्लस रिटेल टीडी यानी टर्म डिपॉजिट्स,
तो जो 27% का था दिसंबर 2018 में, जो आप फिलहाल में देखोगे तो इंक्रीज होकर 72% का हो गया है। और वो समय जो बाकी अदर डिपॉजिट्स है, यानी अलग अलग तरीके के जो बॉन्ड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड हो गए, जनरली जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी बैंक को जो रीपेमेंट करना है उसका जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसके कंपैरिजन में कासा आप देखोगे तो कासा काफ़ी एक बेटर है, क्योंकि उसका टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो काफ़ी कम हो जाता है और बाद में इसी वजह से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक का वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर 27% से आप देखोगे तो वो इंक्रीज होकर 72% हो गया है कोर डिपॉजिट्स, यानी रिटेल कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट। और बाकी जो अदर डिपॉजिट्स है वो आप देखो तो एक्चुअल में रिड्यूस हुआ है 73% से 28%। तो यहाँ पर भी आपको फ्लिप दिखाई देगा, यानी पहले जो उनके कोर डिपॉजिट्स थे वो आप फिलहाल में देखोगे तो वो अदर डिपॉजिट्स हो गए हैं परसेंटेज टर्म्स में, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में उनके जो अदर डिपॉजिट्स है जो पहले दिसंबर 18 में थे, जो फिलहाल में आप सितंबर 2020 में देखोगे तो वो काफी कम हो गए, सिर्फ 28% के हुए हैं। और टोटल जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लायबिलिटीज है वो लगभग 69,368 करोड़ के है। तो यहाँ पर हम आगे जाके उनका कासा भी देखेंगे। तो कासा में आप ग्रोथ देखोगे तो दिसंबर 2019 में जो कासा था वो 16,204 करोड़ का था। उसके बाद के क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 4 ईयर 2020 का क्वार्टर था, तो यहाँ पर 4,457 करोड़ का जो कासा है वो उसमें इंप्रूवमेंट आया था। ये लॉकडाउन का क्वार्टर था जिसमें 21,661 टू 23,491 यानी 2,830 करोड़ का कासा में इंप्रूवमेंट हुआ। पर सिग्निफिकेंटली जो इंप्रूवमेंट है वो करंट के क्वार्टर में है, यानी ये मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये जो कासा है वो वैद्यनाथन जी इतना इंप्रूव कर लेंगे। आप फिलहाल में देखोगे तो अमिताभ बच्चन जी फिलहाल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, और उसके बाद में मुझे लगता है कि ये जो कासा है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। आप उसका जो एडवर्टाइजिंग है वो यूट्यूब में भी देख सकते हो, अलग अलग काफ़ी प्लेटफॉर्म में वो जो एडवर्टाइजिंग है वो फिलहाल में चल रहा है। और इसी वजह से जो कासा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, और फिलहाल में आपको जैसे कि पता होगा कोविड के वजह से काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, पर फिर भी बैंक ने लगभग 6,690 करोड़ के जो टोटल डिपॉजिट्स है, एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स, वो फिलहाल में बैंक को मिले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसके वजह से जो करंटली कासा में ग्रोथ आई है, आप देखोगे ईयर ऑन ईयर 142% की ग्रोथ आई है। और इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो 28% की ग्रोथ आई है, यानी 6,690 करोड़ के जो एक्स्ट्रा जो डिपॉजिट्स है वो बैंक को मिले हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो 17,708 करोड़ के मिले हैं। तो फिलहाल में जो बैंक का स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ रहा है लायबिलिटी के साइड। इसके बारे में वैद्यनाथन जी ने क्या कहा है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। पर ये जो कासा का ग्रोथ उन्होंने शो किया है, मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट उन्होंने शो किया है। और यहाँ पर आप परसेंटेज में देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में जो कासा है वो 33.74% का था कंपेयर टू टोटल डिपॉजिट जो फिलहाल में 40.37% का हुआ है। तो कासा में लगभग 40% के रेंज में जाना कासा का ये काफी एक बेटर है बैंक के लिए। जो मोस्टली अच्छे बैंक से, बड़े साइज के बैंक से, जैसे कि आप देखो तो एचडीएफसी बैंक या इसके अलावा आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इन सब का जो कासा है वो 40% के ऊपर है। सबसे ज्यादा जो कासा है वो आप कोटक बैंक का देखोगे कंपेयर टू टोटल डिपॉजिट जो 56% का है। तो मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो कासा में इंप्रूवमेंट दिखाई है, यानी दिसंबर 2018 में सिर्फ 8.68% और लास्ट ईयर में उनका जो कासा है वो 18.7% था, यानी कंपेयर टू टोटल डिपॉजिट काफी कम था जो फिलहाल में 40% हुआ है। यानी मुझे लगता है कि ये जो कासा का इंप्रूवमेंट है एज अ परसेंटेज टर्म और एज अ इन करोर्स वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। इसके बाद में हम और कुछ डिटेल्स देखते हैं, जैसे कि टोटल उनके जो बॉन्ड्स है वो कितने हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो जो बॉन्ड्स है लॉन्ग टर्म के वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू उनके जो टर्म डिपॉजिट्स है। और इसीलिए आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको टर्म डिपॉजिट्स में लगभग 7% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रहा है। बाकी जो बड़े साइज के बैंक है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में स्पेसिफिकली ये जो लीगसी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है उनको रिड्यूस करना है। लगभग 8% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं ये जो बॉन्ड्स है, और उसके कंपैरिजन में जो टर्म डिपॉजिट्स है वो 7% के है। जब ये जो बाकी बॉन्ड्स है, जैसे कि ये लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स है, इंफ्रा के भी उनके पास लगभग 9,522 करोड़ के बॉन्ड्स है, रीफाइनेंस के कुछ उनके पास आप देखोगे तो बोरोइंग्स है। तो ये जब ही सारे जो बोरोइंग्स है वो काफी कम हो जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद ही जो टर्म डिपॉजिट में वो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में फिलहाल में सबसे बेस्ट है, वो उसके बाद में वो कम करेंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए और 6 मंथ्स टू 1 ईयर का जो टाइम फ्रेम है वो लग सकता है। तब तक आपके जो भी डिपॉजिट्स रहेंगे या जो भी आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स रहेंगे उसमें आपको काफी बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल सकता है। क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो सिचुएशन है वो बाकी बैंक से कंपैरिजन में थोड़ा अलग है।
और इसीलिए ये जो 7% या 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अफोर्ड कर पाते हैं। इसके बाद में आप कासा देखोगे तो वो 30,181 करोड़ का है, जिसमें 142% का इंक्रीज हुआ है। टर्म डिपॉजिट्स आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पर 1% का इंक्रीज हुआ है, और टोटल जो टर्म डिपॉजिट्स है वो 69,368% के हुए हैं। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स है यानी सीडीज है और मनी मार्केट बोरोइंग्स है, उसमें उन्होंने काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन किया है। 65% का यहाँ पर रिडक्शन आया है सीडीज में, और मनी मार्केट जो बोरोइंग्स है उसमें 48% का रिडक्शन आया है। तो ये जो शॉर्ट टर्म के बेसिकली डिपॉजिट्स होते हैं उनका जितना कम होगा उतना वो बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से बताया कि कासा का परसेंटेज फिलहाल में 40.37% है, और जो कस्टमर के डिपॉजिट्स है परसेंटेज ऑफ बोरोइंग प्लस डिपॉजिट्स वो एक्चुअल में 56% है। तो ये देखोगे तो बैंक ने उनका जो लायबिलिटी का साइड है वो काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव किया है। आगे जाके हम उनके असेट साइड में भी देखोगे तो एक्चुअल में जो इम्पैक्ट है वो असेट साइड्स में आया है, क्योंकि उन्होंने जो लोन्स दिए हैं उसको रिकवर करना फिलहाल में काफी डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन था या कोविड था। तो यहाँ पर टोटल कितना स्ट्रेस है कंप्लीट लोन बुक पे, इसके डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे, कितने टोटल प्रोविजंस किए हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल सिचुएशन है या एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, उन्होंने उनके जो पहले आप देखोगे तो जो वोडाफोन आइडिया के लिए उन्होंने कुछ प्रोविजंस किए थे, यानी उन्होंने टोटल जो 1600 करोड़ के प्रोविजंस किए थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो टोटल एक्सपोजर था वोडाफोन आइडिया के लिए वो लगभग 3200 करोड़ का था, उसमें से 50% यानी लगभग 1600 करोड़ के जो है उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजंस किए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और फिलहाल में आप देखोगे तो उन्होंने राइट बैक लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे जैसे आपने जो प्रोविजंस किए उनके जो असेट्स है यानी वो जो लोन्स दिए हैं उनकी जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हो जाती है, ऐसे बैंक को लगता है, तो वो जो बैंक है वो एक्चुअल में राइट बैक कर सकता है, जो फिलहाल में यही हुआ है। तो आप देखो तो टोटल जो 1600 करोड़ का टोटल उन्होंने जो प्रोविजन किया था उसका 50% यानी लगभग 800 करोड़ के उनके जो लोन्स है वो उन्होंने राइट बैक किए हैं, 811 करोड़ एग्जैक्टली। तो इससे क्या हो गया है कि बैंक को काफी कुशन मिल गया है, और उन्होंने ये जो 811 करोड़ एक्चुअली राइट बैक, इसका मतलब उनके जो प्रॉफिट से एक्चुअली वो इंक्रीज हो गए हैं, पर उन्होंने जो 811 करोड़ उनको ज्यादा एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मिला है राइट बैक से, वो उन्होंने एक जो नया प्रोविजन है वो क्रिएट किया है जो कोविड के प्रोविजन से। तो जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने जो डिटेल्स दिए हैं टोटल क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट में, तो ये जो सारे डिटेल्स है हम एक एक करके देखेंगे। तो इंटरेस्ट इनकम आप देखोगे तो Q2 2020 में वो 4018 करोड़ का था, ये क्वार्टर में वो रिड्यूस होकर 3801 करोड़ का हुआ है, यानी यहाँ पर 5% का डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये थोड़ा कोविड का स्ट्रेस है, लॉकडाउन का स्ट्रेस है, इसलिए इंटरेस्ट इनकम जो है वो कम हुआ है। उसके बाद में इंटरेस्ट एक्सपेंस पे आप देखोगे यानी आपके जो बोरोइंग्स है उसके ऊपर आप कितना इंटरेस्ट देते हो, तो यहाँ पर भी रिडक्शन आया है, लगभग यहाँ पर 19% का रिडक्शन आया है ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखोगे तो 22% का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में फी एंड अदर इनकम में आप देखोगे तो यहाँ पर 291 करोड़ का यहाँ पर उनको गेन हुआ है, और ट्रेडिंग गेन में 337 करोड़ का। तो इसके बारे में मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, तो उन्होंने ये बताया कि ड्यूरिंग द क्वार्टर बैंक सोल्ड ऑफ द एंटायर एक्सपोजर ऑफ एनसीडी इन वन ऑफ द स्ट्रेस एचएफसी थ्रू सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन। तो ये जो स्ट्रेस एचएफसी है बेसिकली डीएचएफएल है, तो इसमें एज अ रिजल्ट द बैंक बुक्ड अ लॉस ऑफ 463 करोड़ इन अ ट्रेडिंग इनकम एंड रिलीज द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ 460 करोड़। तो यहाँ पर जो नेट अमाउंट आता है 460 माइनस 463 यानी सिर्फ 3 करोड़ का उनको लॉस हो गया है। यानी फिलहाल में डीएचएफएल स्ट्रेस असेट्स में नहीं है, यानी आपको नेक्स्ट क्वार्टर में वो दिखाई नहीं देगा, उसका जो कंप्लीट राइट ऑफ है वो बैंक ने फिलहाल में ले लिया है। इसके बाद में आप टोटल ऑपरेटिंग इनकम देखोगे तो 1884 करोड़ का था Q2 2020 में, और ये ईयर के क्वार्टर में वो लगभग 2288 करोड़ का है। 21% का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% का है। पर यहाँ पर आपको जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। Q2 2020 में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 1295 करोड़ के है, और फिलहाल में आप देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 1486 करोड़ के हुए है, लगभग ईयर ऑन ईयर 15% के इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22% के इंक्रीज हुआ है। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बेसिकली जो नए ब्रांचेस उन्होंने ओपन किए हैं, या इसके अलावा जो सैलरी हाइक किया है उन्होंने उनके जो अलग अलग एम्प्लॉयज है या नया रिक्रूटमेंट किया है, इसके वजह से ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बढ़े हुए हैं। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट उसी वजह से आप देखोगे तो वो कम हुआ है, 803 करोड़ का है फिलहाल में, लास्ट क्वार्टर में वो 892 करोड़ का था, और इसीलिए आप देखोगे तो 10% का यहाँ पर डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 36% का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये थोड़ा निगेटिव हो सकता है बैंक के लिए, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बेटर होना ये बैंक के लिए आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। पर ये जो उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्रीज आया है ये क्वार्टर में कंपेयर टू उनके ऑपरेटिंग इनकम, ये 1 या 2 क्वार्टर का सिनेरियो हो सकता है। नेक्स्ट क्वार्टर में मुझे लगता है कि उनका ऑपरेटिंग इनकम बेटर हो सकता है,
कंपेयर टू उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और इसके बाद में जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स है वो थोड़े और बेटर हो जाएंगे। तो इसके बाद में आप टोटल प्रोविजन देखोगे कि ये क्वार्टर के वो 676 करोड़ के हैं और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यानी लास्ट ईयर में वो 489 करोड़ के थे और लास्ट क्वार्टर में यानी Q1 2021 में वो 764 करोड़ के थे। तो आपको ये जो 676 है वो थोड़ा कम दिखाई देगा एज अ प्रोविजन, पर यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि उन्होंने वोडाफोन आइडिया का राइट बैक लिया है। टोटल जो प्रोविजन था लगभग 1600 करोड़ का जो प्रोविजन था उसमें से 811 करोड़ का उन्होंने राइट बैक लिया है और बाद में फिर से प्रोविजन क्रिएट किया है, तो वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक ने क्या कहा है, द बैंक हैज रिलीज 50% प्रोविजन ऑफ 1622 करोड़, यानी ये जो वोडाफोन का प्रोविजन है उसमें से 50% रिलीज किया है, यानी 1622 करोड़ का 50% आप देखोगे तो 811 करोड़ का आ जाता है और उन्होंने इसका राइट बैक लिया है एंड यूज द सेम फॉर क्रिएटिंग एडिशनल प्रोविजन फॉर कोविड। यानी ये जो प्रोविजन है उससे उनको जो इनकम आया वो इनकम उन्होंने फिर से जो नया प्रोविजन है वो क्रिएट करने के लिए यूज कर दिया है। तो ये जो है वो आपको समझना है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि एज ऑफ जून 2020 यानी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल कोविड-19 रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो 600 करोड़ के थे और करंट क्वार्टर में बैंक हैज मेड एडिशनल प्रोविजंस ऑफ 1400 करोड़ टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट इंक्लूडिंग द अबव रिलीज एंड रिक्रिएटेड प्रोविजंस। तो ये काफी है कि मुझे लगता है कि थोड़ा बैंक अच्छी तरीके से उनके जो प्रोविजंस है वो ले रहा है कंपेयर टू जो बाकी बैंक के जो मैंने रिजल्ट्स देखे, तो ये काफी अच्छा है। लगभग 2.2% के जो प्रोविजंस है कंपेयर टू कंप्लीट लोन बुक उन्होंने ऑलरेडी ले लिए है, तो ये थोड़ा बेटर हो सकता है। आगे जाके जो सिचुएशन है वो हमें दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली जो कोविड का इम्पैक्ट है वो बैंक में कितना आया है। और मुझे एक यहाँ पर ये क्वार्टर में काफी अच्छा लगा कि जो उनकी कासा में इंप्रूवमेंट हुआ है वो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज आप देखोगे तो 6,690 करोड़ के उनके जो नए डिपॉजिट्स है वो बैंक को आए हैं और ये समय में आए हैं। तो आप देखोगे तो जैसे ही कोविड का जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाएगा, नॉर्मल जब भी सिचुएशन हो जाएगा तो डिपॉजिट्स कितने तेजी से आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो बैंक है वो काफी बड़ा बैंक बन सकता है और यदि बैंक ये थोड़ा टफ सिचुएशन में से निकल जाता है तो आगे जाके मुझे लगता है कि काफी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर सकता है। इसके रिलेटेड जो वैद्यनाथन जी है उन्होंने क्या कहा है उनका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने ये बताया है कि सिंस डे 1 of the merger our first priority was strengthen the deposit side of the bank with stable retail deposits। और इसके बारे में उन्होंने बाद में बताया कि कासा का जो रेशो है वो फिलहाल में 40% का है, यानी उनका जो लायबिलिटी का साइड है वो काफी सिक्योर हो गया है। जो बाकी बैंक से वन ऑफ द बेस्ट जो बैंक है जैसे कि HDFC बैंक हो गया या इसके अलावा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनका जो लायबिलिटी का टोटल कासा का एज अ परसेंटेज आप देखोगे तो वो 43-44% का है। सबसे ज्यादा जो है वो कोटक बैंक का है। तो धीरे धीरे करके IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो ये जो बैंक का कैटेगरी है उसमें आ रही है और ये काफी अच्छा है बैंक के लिए। इसके अलावा वन ऑफ द और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप देखोगे तो उन्होंने ये भी बताया कि जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा यानी Q3 2021 से उनकी जो ओवरऑल लोन बुक है उसमें ग्रोथ आएगी। तो ये जो आप फिलहाल में देखोगे लास्ट लगभग 1 to 1.5 ईयर्स हो गए, टोटल जो लोन बुक की ग्रोथ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। वो 2,000-3,000 करोड़ जो प्लस या माइनस हर एक क्वार्टर में होती थी, यानी 1,02,000, 1,03,000 या 1,06,000 करोड़ के आसपास हर क्वार्टर में उनकी टोटल लोन बुक होती थी। तो यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि नेक्स्ट क्वार्टर से हमें जो टोटल ओवरऑल लोन बुक है उसमें ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि लायबिलिटी का जो साइड है वो फिलहाल में काफी स्ट्रेंथन हो गया है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो ग्रोथ आएगी टोटल लोन बुक में, इसमें ये जो ग्रोथ है वो रिटेल साइड से ही आ सकती है। जो उनके होलसेल साइड के लोन्स है या उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लोन बुक है उसको वो ज्यादा में भी कम नहीं करेंगे, पर आप देखोगे तो एग्रेसिवली उनके जो रिटेल के लोन है वो आगे जाके बैंक इंप्रूव कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर टोटल जो ओवरऑल रिजल्ट्स है वो मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लगे। मेरा ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था ये रिजल्ट से, क्योंकि फिलहाल में जो सिचुएशन है वो काफी इतना अच्छा सिचुएशन नहीं है। पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मुझे यही लगा कि उनका जो टोटल कासा है वो काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है। और निगेटिव चीज ये लगी कि उनके जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कंपेयर टू ऑपरेटिंग इनकम काफी बढ़ गए हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो बैंक है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी एक जो उसका बेस है वो अच्छी तरीके से क्रिएट कर रहा है। तो ये बैंक सेटअप होने के लिए थोड़ा समय जरूर लग रहा है, पर जब ये बैंक एक बार सेटअप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो काफी कंपाउंडेड अच्छा उनका जो लोन बुक है वो ग्रो कर सकता है। और लोन बुक ग्रो करने के बाद उनके जो प्रॉफिट्स है वो भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी सस्टेनेबल हो सकता है। तो ये जो स्टॉक है फिलहाल में मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूं और एक मेरा लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है, इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। और मुझे लगता है कि एक्चुअल में हमें जो ग्रोथ दिखाई देगी वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिखाई देगी।
तो हमें थोड़ा यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए। और मुझे पर्सनली वैद्यनाथन जी से काफी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि उन्होंने पहले जो कैपिटल फर्स्ट को काफी अच्छी तरीके से डेवलप किया है, या उन्होंने पहला उनका जो एक्सपीरियंस आईसीआईसीआई बैंक में है, तो ये अपने खुद के बैंक में भी वो यूज करेंगे और वो दिखाई भी दे रहा है। उनका जो 5 ईयर्स के जो टारगेट्स है उन्होंने जो पहले सेट किए थे, वो काफी जो टारगेट्स है वो लगभग आप देखो तो अचीव हो चुके हैं। तो ये जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली होल्ड करूंगा, और हर एक जो क्वार्टर है या बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज आती है तो इसके रिलेटेड आपको भी अपडेट करूंगा। तो ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q2 2021 का रिजल्ट था, तो इसके रिलेटेड आपको क्या लगता है कि ये जो रिजल्ट है वो कैसे है? क्या आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उसके बेटर रिजल्ट्स आए हैं, या एक जो रिजल्ट है वो एक न्यूट्रल रिजल्ट है? इसके बारे में आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जो मैंने सारा डिस्कशन किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो Q2 2021 का रिजल्ट आया है, इससे उनको भी काफी बेनिफिट मिल जाएगा।